नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु से लेकर सन 1757 में प्लासी के युद्ध तक के टाइम पीरियड को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उनके दृष्टिकोण में वे इस युग को अंधकार का युग कहते हैं, यानी डार्क एज। ये जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वे मोस्टली ब्रिटिश इतिहासकार हैं और ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार हैं। वे जो अंधकार का युग कहने के पीछे जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि ये जो काल था उसे राजनीतिक विघटन एवं अराजकता का काल माना जा सकता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था और उसके पतन के बाद एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल आ गया था। मराठे इस राजनीतिक उथल पुथल वाली स्थिति का फ़ायदा उठाकर लूटपाट कर रहे थे और हिंदुस्तान में जान माल की असुरक्षा हो गई थी। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्लासी की विजय के बाद ब्रिटिशर्स का शासन नहीं आ गया। के साथ साथ साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ आर्थिक पतन का भी काल कहते हैं। वह इस आर्थिक पतन को राजनीतिक अस्थिरता से जोड़कर देखते हैं कि जब राजनीतिक अस्थिरता थी, लूटपाट हो रही थी, तो आर्थिक व्यापार भी कैसे उन्नति कर सकता था। लेकिन जो साम्राज्यवादी लेखक हैं उनका यह अंधकार का युग कहने के पीछे उद्देश्य क्या था। ये विद्वान जो थे ये मोस्टली ब्रिटिश पक्षधर थे, तो ये भारत में ब्रिटिश शासन का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे। वे यह दर्शाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत में मुक्तिदाता की भूमिका निभाई। इस युग को अंधकार का युग कहने के पीछे ब्रिटिशर्स को सीधा फ़ायदा था। वे यह दिखा सकते थे कि अंधकार के युग के बाद 1757 में प्लासी की विजय के बाद ब्रिटिशर्स ने ही भारत को आधुनिकीकरण की ओर ले गए। दूसरी तरफ जो पुराने भारतीय इतिहासकार हैं वह भी इसी तरह के विचार रखते हैं, क्योंकि उनकी समझ क्या है, वो मानते हैं कि जो साम्राज्य होता है वो उन्नति का सूचक होता है और जो छोटे राज्य या बहुत ज़्यादा राज्य होते हैं वो अवनति का सूचक होते हैं। इसलिए वो मुग़ल साम्राज्य को उन्नति का सूचक मानते हैं और मुग़ल के पतन के बाद का जो काल है उसे वह अवनति का काल मानते हैं। फिर एक अलग वर्ग के इतिहासकार हैं, उनके दृष्टिकोण को नवीनतम दृष्टिकोण कहा जाता है। ये अपने दृष्टिकोण में जो प्रचलित अंधकार के युग या जो संकट की अवधारणा है उसको अस्वीकार कर देते हैं और इस काल को नई संभावनाओं का काल मानते हैं। इनका मानना है कि मुग़ल साम्राज्य को केंद्र में रखकर हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत एक बड़े भूभाग में ऐसे भी था जहाँ मुग़ल साम्राज्य की परिधि से बाहर था, वहाँ अलग राज्य थे। उनका तो साम्राज्यिक पतन नहीं हुआ। साथ ही वे यह भी मानते हैं कि साम्राज्य को प्रगति का सूचक और बहुराज्य व्यवस्था को प्रगतिहीनता का सूचक मानना भी गलत है। उनका मानना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो उत्तराधिकारी राज्य एवं जो आर्य राज्य आए थे उन्होंने अपने अपने राज्यों में अच्छी सरकारें दी। उदाहरण के लिए बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर में उन्होंने शासकों ने अच्छी सरकारें दी और कानून व्यवस्था लागू की। साथ ही भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, विद्रोही जमींदारों का दमन भी किया, व्यापार को संरक्षण दिया और सैन्य व्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया। तो इस आधार पर हम इसे पतन का काल तो नहीं मान सकते या अंधकार का युग नहीं कह सकते। उनका कहना है कि इस काल को हम आर्थिक अवनति का काल भी नहीं मान सकते, क्योंकि इस टाइम पे मुद्रा का प्रचलन बढ़ा था और मुद्रा अर्थव्यवस्था ने काफ़ी ग्रो किया था और इसी काल में यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था, जिससे भारत का निर्यात व्यापार बहुत अच्छा था। भारत से बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र, रेशम, मसाले और नील का निर्यात होता था। बदले में भारत में बड़ी मात्रा में चांदी का आगमन हो रहा था। फिर यही वह काल है जब भारत में जो समन्वित संस्कृति है उसको प्रोत्साहन मिला था। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद भी क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित संस्कृति को संरक्षण मिल रहा था, जैसे ध्रुपद नृत्य, ख्याल एवं ठुमरी गायकी, चित्रकला, स्थापत्य कला का प्रसार हो रहा था। इसलिए इस काल को पतन या अवनति का काल कहने के बजाय नई संभावनाओं का काल माना गया है तथा इसे वह पूर्व आधुनिक काल भी कहते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे